हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए, तो लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 की घोषणा है और लॉकडाउन 4 में क्या क्या होगा, क्या क्या छूट मिलेगी, आज इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि लॉकडाउन 4 में मजदूरों की स्थिति का क्या होगा, क्या इस बारे में सोचा गया है? किसानों का क्या होगा, क्या इस बारे में सोचा गया है? जो घोषणाएं की गई हैं वो ज़मीन पर कैसे उतरेंगी, क्या इस बारे में सोचा गया है? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। हमारे साथ अमित नेहरा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहरा साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नेहरा साहब, एक बात बताइए, लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया है और ये उम्मीद थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, और मेट्रो के बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो सेवा हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बहुत तरह के वीडियोस भी आए कि एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर कोई बैठेगा। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग क्या यही है कि राज्यों के खेमे में गेंद डाल दी है केंद्र सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को लिए। बिल्कुल सही बात कही गौरव आपने। गेंद सीधे सीधे राज्यों के पाले में है। हालांकि ये अंदेशा मुझे करीबन 10-12 दिन पहले हो गया था। मैंने इसके बारे में एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी, आपको ध्यान हो तो। सीधी सी बात ये है कि केंद्र सरकार अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि ये चलेगा कब तक। हालांकि कल की डिबेट में मैंने कहा था कि ये एक ऐसी बीमारी है कोविड-19 जिसके बारे में ना तो कोई दवाई है जिसका इलाज में, और ना इसका कोई वैक्सीन है। इससे लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है डाटा, यानी आंकड़े। तो आंकड़े जुटाने चाहिए सरकार को कि कितने दिन में कितने मरीज आ जाएंगे, आगे क्या होगा। तो या तो सरकार ये आंकड़ा जुटा नहीं पाई कि कब तक कितने मरीज हो जाएंगे देश में, और या वो जुटा चुकी है तो वो सार्वजनिक करने से डर रही है, क्योंकि फिगर इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे कल मैंने बताया था, एंथनी फॉसी ने ये कह दिया था अमेरिका में कि 1 लाख से 2,20,000 आदमी मर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो हालांकि हमारे एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दी थी कि जून, जुलाई, अगस्त में काफ़ी ज़्यादा मरीज होंगे, ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया अभी। हालांकि जो 8 बजे प्रवचन होते थे, मैं तो प्रवचन कहूँगा उनको, तो उस तरह की भी चीज़ें नहीं आई। हालांकि इस तरह की होनी चाहिए थी, रोज़ाना 8 बजे ब्रीफिंग हो, 7 बजे ब्रीफिंग हो, 6 बजे ब्रीफिंग हो। जो देश को संभाल रहे हैं कि वो स्थिति क्या है, आज क्या है, कल क्या होगी। एक आज लाइन सी आ गई, एक मीडिया में आ गया कि हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, मेट्रो बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपको ये देना चाहिए था क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कैसे इससे लड़ेंगे। तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है और जनता का भी विश्वास बढ़ता सरकार पे। ठीक है, हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सीमा गिल जी। सीमा जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अजय गुप्ता, अध्यक्ष है NETBA IMA हरियाणा से भी इनका ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 एक्सपेक्टेड था। जी बिल्कुल गौरव जी, लॉकडाउन 4 एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी हमारा कुछ ये अभी दूर दूर तक अंदेशा नहीं है कि हमारा कोविड-19 का जो हिंदुस्तान में जो कर्व है वो अभी हमको फ्लैट होता दिखना नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि डेफिनेटली ये एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है, और ये स्टडी राइज है, एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने सोचा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर कि मई में हमको थोड़ी राहत मिल सकती है, कि धीरे धीरे ये कर्व फ्लैट होता दिखता है, तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी भी जो हमारी कोविड-19 की स्थिति है वो बहुत चिंताजनक बनी हुई है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है,
काफ़ी ऐसे राज्य हैं जिनमें जो स्थिति है चिंताजनक बनी हुई है। दूसरा जो आपने अभी मुद्दे में जो आप कह रहे थे हम डिस्कस करेंगे माइग्रेंट्स के वर्कर पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू समझ में आ रहा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वर्कर्स जा रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, बिहार का 4 मई से 12 मई के बीच में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बिहार पहुंचे हैं, लगभग 190 माइग्रेंट वर्कर्स अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं बिहार के अंदर। और जिस तरह से ये माइग्रेशन हो रहा है, इसमें बहुत दुखदाई हमको तस्वीरें दिखती हैं। कितने माइग्रेंट्स ऐसे वर्कर्स हैं जिनका जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जिनकी डेथ हो गई है, जिनके चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं। तो अभी तो देखिए कुल मिला के जो स्थिति है वो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम लॉकडाउन को खोल पाए। और जो लॉकडाउन की जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो रिलीज की है, उन्होंने कहा है कि जो बस सर्विसेज हैं, देखिए बस सर्विस उन्होंने बताया कि इंटरस्टेट अंतर राज्य जो बस सर्विस है वो चल सकती है, लेकिन 2 स्टेट्स पे डाल दिया है। अगर 2 स्टेट्स के मुख्यमंत्री राजी हैं तभी एक स्टेट की बस दूसरे में जा सकती है। और अगर हरियाणा के अंदर भी आप देखो या किसी स्टेट के अंदर देखो, अगर राज्य के अंदर भी बस चलानी है तो भी उसकी छूट मिल चुकी है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंटेनमेंट जोन में है कि नहीं है। बाकी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो स्टेडियम है वो खुल सकते हैं, लेकिन स्पेक्टेटर्स नहीं रहेंगे उसके अंदर। मॉल्स, जिम, रेस्टोरेंट्स ये सब बंद जैसे थे वैसे बंद रहेंगे। होम डिलीवरी हो सकती है इनके अंदर। एयर ट्रैवल है, इंटरनेशनल, लोकल, डोमेस्टिक ट्रैवल है, वो सब बंद है। एयर एम्बुलेंस जा सकती है। एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई नहीं रोकी गई है। जो ट्रैफिक मूवमेंट है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, ये एक तौर पे कर्फ्यू की तरह है कि कोई मूवमेंट नहीं है। दुकानें खोल दी जाएं, दुकानें खुल सकती हैं। हर राज्य के अंदर उसका टाइमिंग्स हैं। जैसे हमारे यहाँ शायद गुड़गांव में 9 से 3 का या 9 से 5 का है। और 6 फीट डिस्टेंस जो नॉर्म्स है वो क्रिएट किए हैं कि एक शख्स और दूसरे शख्स के बीच में 6 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। और एट ए टाइम 5 लोग से ज्यादा दुकान में नहीं जा सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉकडाउन 3 की लॉकडाउन 4 में आ गई हैं, और थोड़ी बहुत जो रियायतें हैं वो भी दी हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, लॉकडाउन 4 आना ही था, क्योंकि केस अभी हमारे जो हैं वो 3 से 4,000 24 घंटे में बढ़ रहे हैं। अब हमको जो देखने वाली स्थिति क्या है, हमारा जो रिकवरी रेट है वो है 35%। रिकवरी रेट हमारा बड़ा है। फैटेलिटी रेट है हमारा 3.2%, वो भी ठीक है। केस डबलिंग टाइम भी बढ़ गया है। केस डबलिंग रेट जो है गौरव जी वो हमारा 23 दिन हो चुका है। तो स्थिति कुछ हद तक हम कहते हैं कि इम्प्रूव भी हुई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी वजह से अभी हमारी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। तो ये लॉकडाउन 4 तो आना ही था, और होपफुली हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले जुलाई के 2nd वीक तक हो सकता है हमारा कोविड-19 का कर्व फ्लैट हो। ठीक है। सीमा जी, एक पत्रकार के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, जब सड़कों पर पैदल चलते ये मजदूर दिखते हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कुछ गड़बड़ियां रह गई, सरकार की प्लानिंग में गड़बड़ियां रह गई? बिल्कुल गौरव, सरकार की प्लानिंग में भी कमियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी कमियां हैं, और जो एक जन भागीदारी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें भी कमियां रही है, क्योंकि कमियां एक तरफ से नहीं चारों तरफ से हुई हैं, जिसका खामियाजा जो मजदूर है या गरीब व्यक्ति है वो भुगत रहा है। हम जब कोविड-19 जैसे किसी आपदा की बात करते हैं तो ये एक छोटी नहीं है, पूरी व्यापक और विश्व तौर पर इसको आप देख रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे कि हम दुनिया से सीखें, लेकिन हम करते क्या गए कि हम एक के बाद एक अनाउंसमेंट करते गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस पर काम ही नहीं किया। सरकारों की जो सबसे बड़ी चूक हुई है वो यही हुई है कि उन्होंने जिस तरीके से एक के बाद एक अनाउंस कर दिया और उसके बाद उस पर कोई प्लानिंग नहीं की कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। चाहे आप फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर लीजिए, सेकेंड लॉकडाउन की बात कर लीजिए, थर्ड की कर लीजिए, और अब 4th स्टार्ट हो गया है कल से। तो होता क्या है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन के आपके पास प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं होते तो उसके आउटपुट उस तरीके के नहीं होते और आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते जो जिनसे उनको इमीडिएट बेनिफिट मिलना चाहिए।
आज जो हालात है रोड पर, जिस तरीके से मजदूर गरीब मर रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, किसके साथ कम्युनिकेट करें, कहाँ से उनको हेल्प मिलेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक है सिस्टम की तरफ से, सरकार की तरफ से। और इससे काम तभी हो सकता है जब सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि हाँ उनकी तरफ से कुछ खामियां रही हैं, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि कमियां कहाँ रही हैं तब तक आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अभी भी जो तमाम सरकार है, राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, वो इस बात से मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से भी कुछ कमियां हो रही हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, नेहरा साहब जी। अब भाई चौथा लॉकडाउन भी आ गया और सरकार एक तरफ तर्क दे रही थी कि हम इकॉनमी को भी बूस्ट करना चाहते हैं, इकॉनमी को भी पटरी पर लाना चाहते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, और उसके बाद लगातार 4-5 राउंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि कोयला खदानें जो हैं उसको भी कॉमर्शियल सेलिंग के लिए, अब ऑक्शन के लिए ला दिया गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के पीछे क्या आपको दिखता है कि फ़ायदा बहुत हद तक उनको होगा जो पहले से ही अमीर हैं, ख़ासतौर से कल की जो अनाउंसमेंट्स थे उसमें? देखिए गौरव, बात तो यही है, अल्टीमेट पिस्ता कौन है? पिस्ता गरीब है। आपने नोटबंदी का उदाहरण आपने देखा आपके सामने, तो उस समय एक ये ओरा बनाया गया था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा। जो तथाकथित अमीर है ना, जो जिनके पास काला धन है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और भारत की जनता ने, खासकर गरीबों ने, इसको हाथों हाथ लिया। वही गरीब थे जो लाइनों में लगे बैंकों में 2,000 रुपये बदलवाने के लिए। कहीं भी ये देखने में नहीं आया कि अमीर आदमी लाइनों में लगा हो। हालात क्या हुए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस हालात का? स्थितियां वही रही कमोबेश। अब भी जो मार पड़ी है वो गरीब पे ही पड़ी है। आप अगर इसको समग्र रूप से देखें तो ये है कि 17 जनवरी को भारत ने पहली एडवाइजरी जारी की थी कोविड-19 को लेके। और वो एडवाइजरी क्या थी कि चीन से आने वाली जितनी फ्लाइट्स हैं उन सब की स्क्रीनिंग होगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि चीन से आने वाली की तो स्क्रीनिंग कर ली इन्होंने, जो दाएं बाएं से आ रहे थे, क्योंकि वायरस तो बाकी देशों में फैल चुका था, वो आते रहे। उसके बाद जाके इन्होंने 29 तारीख को दूसरी एडवाइजरी जारी की। दूसरी एडवाइजरी में क्या हुआ कि 13 एयरपोर्ट्स, 13 देशों को और शामिल कर लिया इन्होंने, और स्क्रीनिंग होगी। 9 मार्च को इन्होंने सभी देशों की जो फ्लाइट्स आ रही थी उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। आप चीज़ें समझिए, पहले जब इनको पता है कि मामला बहुत संगीन है, तो अगर ये उसी समय जो पहली एडवाइजरी जारी की थी, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद ही कर देते तो सारा देश लॉकडाउन होने से बच सकता था, पहली बात। बिल्कुल, क्योंकि ये पता था कि ये वुहान से निकला हुआ वायरस है और विदेश में है, अभी यहाँ इसका कोई सामने नहीं आया मामला। 30 जनवरी को भारत का पहला मामला सामने आया था, और वो केरल में आया था। जिस लड़की को ये कोविड-19 बीमारी हुई थी वो वुहान से ही आई थी भारत में। तो कहने का मतलब ये है कि नीतियां तो तैयार की, लेकिन जो सख्ताई बाद में इन्होंने की वो पहले अगर कर देते, सिर्फ और सिर्फ इनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करनी थी, ठीक है ना, और चीन से तो बंद ही कर देनी चाहिए थी बिल्कुल। उसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने टेस्टिंग नहीं की, वही उसी पे सिर्फ टेम्परेचर चेक करने से कोविड-19 का पता नहीं चलता। बिल्कुल। उसका क्या हुआ, लोगों को पता चल गया, वहां तो पैनिक हो गया था, क्योंकि इटली में कोहराम मच चुका था, स्पेन में कोहराम मच चुका था, तब तक अमेरिका में भी काफी हद तक स्थितियां खराब हो चुकी थी, ईरान में खराब हो चुकी थी, चीन में तो थी ही थी। तो जो संक्रमित थे, जो ग्रसित भी थे, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा उपाय निकाल लिया, बुखार दूर करने को, पैरासीटामोल जिसको कहते हैं, वो लेके खा के फ्लाइट में बैठ के, उससे क्या हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया उनका, वो पकड़ में ही नहीं आए। आप ये देखें कि 25 मार्च को राजीव गाबा,
जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी 25 मार्च की, आप नोट कीजिए, कि अभी तक 15 जनवरी से लेके 25 मार्च तक पूरे देश में 15 लाख बाहर से आए लोग और उनकी पहचान नहीं हो रही है। 15 लाख कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है गौरव। अगर इनको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया होता या फ्लाइट्स रोक दी होती तो इतनी जनहानि होती, ना ये विकास का पहिया रुकता, ना आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे होते, ये सारा इन्फेक्शन रुक जाता। लेकिन अब भी क्या है कि अब एक बार डील करके सरकार फिर सुस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर टाइट करना है तो अब ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, डॉक्टर गुप्ता आपसे समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है और ख़ास तौर से जैसे ही स्लम एरियाज़ में वहाँ पहुँचा कोरोना, उसके बाद धारावी जैसे इलाकों में क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि गुजरात में स्थिति क्या है। क्या हम इस वक्त माफ़ी चाहूँगा, क्या इस वक्त सरकार ये ढील देके बिहार को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को उन्हीं राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहती है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 से हर स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस शुरू करी, हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करी और उनकी जो स्थिति है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, कोई भी राज्य है, उनकी स्थिति जानने की कोशिश की और उनके सुझाव और उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या चल रहा है, कैसे करना है। क्योंकि अब देखिए 24 मार्च है और अब हम ऑलमोस्ट, आप समझ लिए, एक हफ्ते बाद हम 24 मई आ जाएंगे, अप्रैल मई, तो आप ये देखिए 2 महीने हो जाएंगे हमको लॉकडाउन के एक हफ्ते के बाद। कुछ राज्य ऐसी हैं जिनकी स्थिति इंप्रूव नहीं हो रही है। 2 महीने हो चुके हैं, महाराष्ट्र की स्थिति जो की त्यों है, केस बढ़ रहे हैं। आप बॉम्बे, मुंबई में आप देखिए, मुझे तो डर है इस बात का कि काफी सारे लोकलाइज्ड एरियाज हैं जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, उसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वहां पर जो स्थिति है, हॉस्पिटल्स कोविड बन गए हैं पूरे, कितने डॉक्टर्स पॉजिटिव आ चुके हैं, स्लम्स पूरे पॉजिटिव आ चुके हैं, लोग कितने पॉजिटिव आ चुके हैं, फर्टिलिटी रेट कितना ज्यादा बॉम्बे का बढ़ चुका है। मैं अगर आपको महाराष्ट्र का देखिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान का रिकवरी रेट है 35%, महाराष्ट्र का रिकवरी रेट है 22%, 22.5%, तमिलनाडु का रिकवरी रेट है 25.7%। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में आपने जो ढील देनी शुरू करी स्टेज 2 से, लॉकडाउन 2 से, फिर लॉकडाउन 3 तो लगा ही नहीं कि लॉकडाउन 3 है, और लॉकडाउन 4, जैसे अभी नेहरा जी ने बोला है कि अगर आपके केस, देखिए ऐसा है 3000 4000 बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन 4 को आपको थोड़ा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। खासकर इन राज्यों के अंदर जैसे हमने लॉकडाउन 1 किया था, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा, वो होना पड़ेगा अगर आपको पूरे भारत की कोविड-19 का जो कर्व है वो फ्लैट करना है। क्योंकि फिर एक इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस मतलब हो सकता है हरियाणा, गोवा, केरला, मणिपुर, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये 4-5 राज्य जो बड़े राज्य हैं उनकी परफॉर्मेंस वैसी रहेगी कोविड की। अल्टीमेटली जो पूरे भारत का जो कर्व है वो राइज ही करता रहेगा। और अगर इन राज्यों की स्थिति नहीं संभल रही है तो इन राज्य के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि अगला स्टेप क्या करना चाहिए। अगर ये पॉलिसी नहीं चल पा रही है, देखिए हमको नए नए आइडियाज लेने पड़ेंगे। स्थिति नहीं संभल रही तो मैं ऑनेस्टली आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आर्मी का इंटरवेंशन भी करा सकते हैं अगर स्थिति नहीं संभल रही है आपसे।
क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप पॉपुलेशन के मामले में आप चाइना से कंपेयर कीजिए, यूएस से कंपेयर मत कीजिए। हम चाइना से इकोनॉमी में, हेल्थ केयर में, बाकी सब चीजों में इंफीरियर हैं। हम यूएस से इंफीरियर हैं इकोनॉमी के अंदर। तो हम जितना चाइना ने झेला है, जितना यूएस ने झेला है, हिंदुस्तान उतना नहीं झेल पाएगा। लॉकडाउन 1 हमको क्यों, लॉकडाउन 1 का मतलब ये था कि अगर हमारे में कमियां हैं, हमारे हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, हमारे टेस्टिंग में कमियां थी, हमारे पीपीई किट्स नहीं मिले थे, उन लॉकडाउन का मतलब ये था कि हम आने वाली स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। वो टाइम मिला था हमको। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मिला था सरकार को, राज्य सरकार को, कि उसकी तैयारी कर ले। उस टाइम हमारी टेस्टिंग बहुत स्लो थी, जो केसेस हमको सामने आ रहे थे वो बहुत कम आ रहे थे। आज जब हमारी टेस्टिंग की स्पीड बढ़ी है 70-80 हजार और 1 लाख के आसपास, तो आपके सामने आके मिल रहे हैं। और इस वक्त क्या हुआ है कि हमने इकोनॉमी को देखते हुए ढील देनी शुरू कर दी है। तो अब रिजल्ट क्या हुआ है कि जो हमारी कोविड-19 की फाइट है वो धीरे 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 बढ़ रही है। और जब ये स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमको कोविड-19 के साथ जीना है। इसका मतलब क्या, हमने कोविड-19 से जो फाइट है वो हम सोच रहे हैं कि अभी लंबी चलेगी, हमको जल्दी खत्म नहीं हो सकती है, इसलिए हमें उसके साथ रहना है। तो मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है जितने भी ये 5-6 राज्य हैं, इनमें कर्फ्यू जैसी ही सिचुएशन होनी पड़ेगी। थोड़ा इकोनॉमी पे इफेक्ट जरूर होगा, मैं मानता हूं उसमें जरूर होगा, लेकिन अगर आपको पूरे देश की स्थिति बचानी है तो ये आपको स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, अभी भी आपके पास टाइम है, 31 मार्च तक ये स्थिति संभल सकती है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है सीमा जी, सिर्फ कहने के लिए कर्फ्यू जैसे हालात होने चाहिए और कर्फ्यू वाली स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। पंजाब में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब से कितनी बड़ी संख्या में हरियाणा में लोग आ रहे हैं पलायन करके, मजदूर पैदल। अगर वहां इतनी स्ट्रिक्ट है सरकार, तो वहां से लोग कैसे आ रहे हैं? गौरव, ये जो अभी मैं सुन रही थी, बेसिकली इससे सबसे जो सरकार की तरफ से जो नीति होनी चाहिए वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानती हूँ कि लॉकडाउन कंटिन्यू रखना कोई सोल्यूशन नहीं है। जब आप बात हो रही है उस तरह की कि अभी आपको कोरोना के साथ हो सकता 2 साल तक जीना पड़े, या हो सकता है उससे भी लंबे टाइम तक जीना पड़े, क्योंकि वैक्सीन उस तरह के जिस तरीके से काम हो रहे थे और जिस तरीके से लग रहा था कि हाँ वैक्सीन कोई सोल्यूशन निकल रहे हैं, सबने हाथ खड़े कर दिए। तो अभी ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी। तो उसके साथ लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ रास्ता नहीं है। लॉकडाउन के साथ साथ हमें कुछ ऑल्टरनेट तलाशने होंगे, जो सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर कर सकती है। अभी हो क्या रहा है गौरव, हो ये रहा है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग इतनी खराब है कि वो चाहते हैं कि मैं उससे पहले कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर दूं ताकि लगे कि बात मेरे फेवर की है, और दूसरे वाले राज्यों को लगता है कि हम कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दे जो लगता है कि केंद्र से पहले कर दिया तो देखो हमने उनसे ज्यादा आगे, हम उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अभी क्या है कि हम सबको जरूरत है कि एक साथ, एक सुर, एक ताल में, एक कदम से कदम बढ़ाकर चलने की, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसके खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, बिल्कुल ये परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है अगर नंबर इसी तरीके से और बढ़ते गए। लेकिन तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके ये हो सकते हैं कि हम आपस में, राज्य सरकारें ये तय करें कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति बाहर निकल क्यों रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट लेबर है जो वो जा क्यों रही है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं रहा कि अगर वो वहां पे रहता है तो उसको वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा उस राज्य सरकार की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से जो वो कह रही है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है आम आदमी को, इसलिए आम आदमी का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है। अभी भी ये लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सबको फूड की हम प्रोविजन कर रहे हैं, लेकिन आप परिस्थिति देख लीजिए कि अगर आप जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो माइग्रेट लेबर जो जहाँ पर पड़ी हुई है किराए के कमरों में, उनकी तो आप बात छोड़ दीजिए। जो लोग सड़क पर जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, उनके लिए भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको रास्ते में किसी तरह की जो सुरक्षा है या उनके लिए जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी की जाए, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन के कुछ ऐसे सिस्टम उपलब्ध कराए जाए, उनके लिए कुछ भोजन की ऐसी व्यवस्था की जाए जो वो ताकि आराम से अपने घरों तक पहुंच सके। क्योंकि सरकार सिर्फ नंबर पे खेलना चाह रही है, दिखाने पे खेलना चाह रही है, वो सिर्फ ये बताना चाह रही है जनता को कि हम देखिए हम आपके लिए ये कर रहे हैं।
लेकिन एक्चुअली में जनता को पहुंच क्या रही है, वो जो सारी सुविधाएं वो जो अनाउंस कर रही है, क्या उसका कितना % जनता तक पहुंच रहा है, ये तय करना आज बहुत जरूरी है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक पूरा सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ कि मैं कई हॉस्पिटल में मैंने विजिट किया, कई व्यक्तिगत तौर पर मैंने ऐसे केस देखे। आज भी जो आपको लगता है कि टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको दिल दहलता है। सड़क पर जिस तरीके से गरीब आदमी मर रहा है, सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। तो आपको लगता है कि किसके ऊपर भरोसा करेगी ये जनता? और जनता को जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक जनता की भागीदारी नहीं देगी, और जनता की भागीदारी के बिना ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि सरकार जब तक जनता को भरोसे में नहीं लेगा, और भरोसे में तभी आ सकती है जब सारा सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी, पॉलिटिशियंस भी, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी, आम आदमी भी, सब लोग मिलके। जैसे लॉकडाउन अभी खोलने की बात, चौथे में हम लोगों ने और हल्का कर दिया लॉकडाउन। अभी होना क्या चाहिए था कि हमें खुद इतनी समझ हो जानी चाहिए थी डेवलप कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही बाहर निकलें। अभी तक हम पूरे 100% लॉकडाउन में हमने वो पीरियड भी देखा। अब जब हमें सुरक्षा बहुत सारे कारणों की वजह से लॉकडाउन को हल्का किया सरकार ने, तो आप सब निकल के सड़क पर बाहर आ गए। आपने शराब के लिए लोगों की लाइनों में देखा किस तरीके से हुजूम इकट्ठा हो गया। ये सब हो क्यों रहा? क्योंकि आपने कभी इस तरीके से कोई सामंजस्य जनता और सरकार के बीच में स्थापित किया ही नहीं। ठीक है, आप सामंजस्य की बात कर रही हैं सीमा जी। मुझे एक चीज, एक बड़ी डिबेट जो इस वक्त देश में है, कुछ लोगों का मानना है कि मजदूर सिर्फ इसलिए सड़क पर आ गया, अपने घर पैदल जा रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहा सरकार पे। कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं भाई, उनको सच में मकान मालिक परेशान करने लगे थे, उनको सच में खाना नहीं मिल रहा था, उनके पास सच में पैसे खत्म हो। आपको क्या लगता है? देखिए, सारी सब चीजें सच्चाई है। पार्शियली हो सकता है कि इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ज्यादातर जो लोग डेली कमाते हैं, क्योंकि पता नहीं सब लोग, लेकिन मैं बहुत जो सड़क से मैं बहुत लोगों से बहुत तरीके से कनेक्ट रहती हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा जनरली होता है कि मैं गरीब आदमी से बहुत खुल के बात करती हूँ, तो वो लोग कई बार मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। ये आप पूरे हिंदुस्तान की बात है, आप कहीं भी चले जाइए, जो मजदूर क्लास का जो व्यक्ति है उसके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स होती नहीं है। वो जो शहर में आता है, वो शहर में जो कमाता है वो अपने घर में भेज देता है, उसके यहाँ पे जो शहर में रहता है उसके अपने कुछ खर्चे होते हैं। वो ज्यादातर आप देखेंगे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूर हैं या जो डेली कमाने वाले मजदूर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनके पास बचत के नाम पर बहुत कुछ होता नहीं है। वो होते हैं जो हर रोज का चावल, हर रोज की सब्जी, हर रोज का तेल और हर रोज का नमक भी खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि दुकानों पर अगर ग्रोसरी शॉप पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे उनको 2 किलो आटा, 50 रुपए का तेल या 1 किलो दाल ऐसा वो लेते हैं। तो वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? उनके पास जो थोड़ा बहुत होता है वो अपने गांव में भेज देते हैं, क्योंकि गांव में भी उनका परिवार है, वहां पर भी उनको बहुत सारी जरूरतें हैं, उसको पूरा करना है। अब हो क्या रहा है कि सरकारों की मुसीबत ऐसा नहीं कि हो सकता है सरकार की नीयत हो, लेकिन सरकार के पास आंकड़े नहीं है। जो ये जो 25-30% लोग हैं जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो डेली कमाते हैं या जो फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र कर रहे थे, आंकड़ों को समझना पड़ेगा। तो एक आंकड़ा वो जिसका जिक्र नेहरा साहब कर रहे थे, एक आंकड़ा ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हमको पता ही है क्या कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में कितने सारे लोग, क्या नंबर से जो बाहर से आके रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितना कमाते हैं, क्या इसका हमारे पास आंकड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ये भी एक छोटे से ब्रेक के उस पार कि अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है। हरियाणा की सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फ्रीडम है, क्या क्या लिबर्टी हरियाणा की सरकार ले सकती है, क्योंकि यहाँ अब भी बहुत सारे राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर है। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नेहरा साहब, सीमा जी आंकड़ों का जिक्र कर रही थी कि कितना ज़रूरी है कि राज्य में आपको ये पता हो, प्रशासन को ये पता हो कि हमारे पास मजदूर हैं कितने, कहाँ रहते हैं, किस संख्या में हैं, कौन सी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं। क्या ये एक ऐसा आंकड़ा हो सकता था जिसके ज़रिए मदद पहुंचाना सरकार के लिए आसान हो जाता?
कि जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, आपने ठीक है, हो सकता है सरकार की नीयत बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उस आखिरी व्यक्ति तक, उस आखिरी मजदूर तक, एक परिवार तक भी नहीं पहुंच पाई मदद, अगर वो भूखा रह गया 1 दिन 2 दिन, तो भी वो तो बाहर निकलेगा ही। गौरव, देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आंकड़ा ही है। मैं तो सीधा ये कहूँगा, वो आंकड़ा क्या है? 133 करोड़ के आसपास। 133 करोड़ आदमी होना भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या है या ह्यूमन रिसोर्स है? फिलहाल समस्या है। ह्यूमन रिसोर्स तो तब होगा जब यहाँ पे काम होगा उनके लिए। ह्यूमन रिसोर्स हम तब कह सकते हैं जब उनके लिए काम हो। फिलहाल क्या है कि काम है नहीं देश में, और ना काम करने की कोई नीयत दिखाई दे रही है। उसको एक अच्छी डायरेक्शन में देना, चीज़ों को, जब तक ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। हालांकि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, वो भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। आईएएस हैं, एक ह्यूमन लिमिट भी होती है बॉडी की, वो 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है उनको। लेकिन क्या है कि जब तक आप पूरा संसाधन नहीं झोंक दोगे, सारी चीज़ें लाइन अप नहीं करोगे, तब तक ये जो आपने कहा ना ह्यूमन रिसोर्स, ये वेस्टेज ही है एक तरह से, और इसको संभालना। अब गुड़गांव की देख लीजिए, आपको ये नहीं पता कि कितने आदमी हैं यहाँ पे, पूरे हरियाणा की तो छोड़ दीजिए। और मोटा मोटा ये है कि एक सिस्टम डेवलप जो हुआ है वो एनजीओ ने किया है यहाँ पे, और जो धर्मार्थ व्यक्ति हैं उन्होंने एक डेवलप किया खाने पीने का सिस्टम, या फिर जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सरकार ने नहीं लगता कि मुझे इतनी ज़्यादा इमदाद की है, इतनी ज़्यादा मदद की है। हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मदद हुई है, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक नहीं है उनके खिलाफ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है रेड क्रॉस में कर्मचारी कितने हैं। उनके बूते की बात ही नहीं थी कि अकेली रेड क्रॉस उनको खाना परोस दे, उनकी सूद ले ले। तो कल जो बात थी आपकी कि पलायन क्यों हुआ मजदूरों का, देखिए, पहली बात ये थी कि मजदूरों को और मालिकों को ये नहीं पता था कि ये लॉकडाउन चलेगा कितने दिन तक, या कितने दिन बाद स्थितियां सुधरेंगी। तो पहला लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन तक तो स्थितियां ठीक ठाक रही, लेकिन जब मई शुरू हुआ उससे स्थितियां बदतर शुरू होनी हो गई। फैक्ट्री मालिकों ने ये कह दिया मजदूरों को कि हम तुम्हें सिर्फ खाना दे सकते हैं। खाना भी कैसे देंगे? मान लिया आप 20-25 मजदूर हैं तो हम 1 बोरी आटा दे देंगे, आपको चीनी दे देंगे, दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, आपको ये गैस वगैरह दे देंगे, वो भी पका के नहीं देंगे। लेकिन ये है कि सर्वाइवल के लिए जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम दे देंगे, उसके अलावा हम पैसे नहीं देने की स्थिति में हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा एक एक सांस कीमती है, एक एक सांस के पैसे हैं। आप ये समझ लीजिए, पैसे बिना ज़िंदगी नहीं कट सकती। तो मज़दूरों ने देखा भाई सिर्फ इस राशन से हमारा गुजारा है नहीं, ऊपर से मीटर चल रहा है, मकान मालिक का भी, हर चीज़, दैनिक ज़रूरत की हर चीज़ पैसा मांगती है। तो इन्होंने पलायन ही उचित समझा, और उसके भी सरकार ने इंतज़ाम नहीं किए। जब खबरें आने लगी कि मज़दूर निकल चुके हैं, तब जाके इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू किए, ट्रेनें चलानी शुरू की, बसें चलानी शुरू की। तो ये चीज़ अगर समय रहते पहले ही कर लिए होते, क्योंकि आप अगर 17 जनवरी को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं देश में, तो 17 जनवरी से 1 मई तक के बीच में आपके पास बहुत सारा टाइम था। आप इन मज़दूरों को, इस गरीब गुरबा के लिए भी एक योजना तैयार कर सकते थे। अब छोटा सा वापस आते हैं थोड़ा सा कि किस स्टेट में क्या दिक्कत रही, कहाँ पे क्या खूबियाँ रही। तो उसमें ये है, आप ये मान लीजिए सीधा सीधा कि जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उन स्टेट्स में एक तो गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है, और दिल्ली भी है, जिसमें महाराष्ट्र भी है। तो इनमें इतनी बुरी स्थिति हुई क्यों, हम उस पर भी एक थोड़ा सा नज़र डाल लें। पहले आ जाते हैं गुजरात पे। देखिए, गुजरात में जो नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम हुआ, जब आप बार बार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और उसके बावजूद आप विदेशी मेहमानों को बुला के और एक बड़ा तामझाम पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, 24-25 फरवरी को आपको ध्यान हो, तो वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ जुटी, मोटेरा स्टेडियम में भी जुटी, और सड़क के दोनों किनारों पे भी जुटी।
किसी को होश ही नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या वायरस भी हो सकता है, उसका परिणाम पूरे गुजरात को भुगतना पड़ा और अहमदाबाद तो सिसक रहा है उससे, ठीक है ना। वो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी, मैं तो ये कहूँगा। उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसकी सीधी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भोपाल के 500 से ज़्यादा कारोबारी सीधा चीन में व्यापार कर रहे हैं आज के दिन, और चीन में भी वो ज़्यादातर वुहान आते जाते रहते हैं। वो इन्फेक्शन लेके आए मध्य प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार थी, राज्य सरकार, जो अल्प बहुमत में थी। वहाँ पे राज्य सरकार की चिंता अपनी खुद की सरकार बचाने की रही, केंद्र सरकार की चिंता अपनी सरकार बनाने की रही। उसमें क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को कोई डायरेक्शन नहीं मिली कि आपको करना क्या है। ब्यूरोक्रेसी हाथ पे हाथ रख के बैठी रही और आदेशों की प्रतीक्षा में रही कि हमें बताएं कि हमें करना क्या है, हम जनता की भलाई के लिए क्या करें। लेकिन वो सारा गुड़गोबर हो गया उस चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। मध्य प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा ये राजनीति खेल। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वो महाराष्ट्र की ही राजधानी नहीं, पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई में पूरे संसार के हर देश से नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। सामान इंटरनेशनल ज़्यादातर सारा जो है मुंबई आता है, तो एक बहुत बड़ी वजह रही। उसके बाद क्या रही कि मुंबई में जो सबसे बड़ी बस्ती है धारावी स्लम एशिया की, वो वहीं पे है। वहाँ पे क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग चाह के भी नहीं हो सकती। अगर आप कर्फ्यू भी लगा दो तो वो तो वहीं रहेंगे, वो तो फैलाएंगे। तो एक लू के बाहर, एक टॉयलेट के बाहर, अब उसकी तो चर्चा सैकड़ों लोग लाइन लगा उसकी चर्चा ना ही करें तो ठीक है। बस इतने में ही समझ जाना चाहिए लोगों को कि वहां पे नारकीय स्थिति है। तो वहां तो अगर कर्फ्यू लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो वहां तो ये जुल्म होना ही था। ठीक है। तो महाराष्ट्र इसलिए इससे अफेक्टेड हुआ। अब बात आ जाती है दिल्ली की। दिल्ली में बहुत सारे कारक रहे। दिसंबर में हमने देखा CAA और NRC पे मामला गड़बड़ हुआ। केंद्र ये था कि हम पारित कराएंगे, ये करेंगे, और यहाँ पे प्रदर्शन धरने शुरू हो गए। उनसे भी इन्फेक्शन पहली बात। फिर क्या हुआ कि इलेक्शन सिर पे आ गए फरवरी में। ना तो राज्य सरकार ने इस पे ध्यान दिया इन्फेक्शन पे, और ना केंद्र सरकार ने। दोनों की प्राथमिकता दिल्ली जीतना थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए तो यहाँ पे दंगे भड़क गए दिल्ली में, आपको ध्यान होगा। तो सारा ध्यान उन दंगों पे हो गया। वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और इस पे कोविड-19 पे तो कोई बात ही नहीं हुई। और उसके बाद जो मामला हुआ, केंद्र सरकार की अपनी चली, राज्य सरकार की अपनी चली, वो सारा इसकी गुड़ गोबर हो गया। ठीक। अब ये तो होगी जहाँ पे मामला खराब हुआ। अब 2-3 स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा मॉडल पेश किया। केरल का मॉडल है, वो सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली बहुत चीज़ों को ठीक किया, स्थिति काबू में है। वो भी हमारे देश का हिस्सा है। अब पंजाब पे आ जाइए। पंजाब में सबसे ज़्यादा NRI हैं, घर घर में NRI हैं। और आपको ध्यान होगा कि 90,000 NRI आगे थे, और 90,000 NRI आके उन्होंने अपना एड्रेस भी नहीं दिया था। आपको ध्यान होगी कि हमारा एड्रेस क्या है। पंजाब सरकार को ट्रेस ही नहीं हुए, वो गए कहाँ पे। पंजाब ने इसीलिए सबसे पहले कर्फ्यू लगाया। बाकी देश में तो लॉकडाउन था, लेकिन पंजाब ने अपने यहाँ कर्फ्यू लगाया। उसके सकारात्मक परिणाम निकले। आपने एक बात ये कही कि पंजाब से मजदूर आ रहे हैं, कर्फ्यू कहाँ हुआ। इसमें 2 बात है। आपने टायर देखा है? टायर में आप हवा भर सकते हैं, लेकिन हवा निकल नहीं सकती उससे। या तो उसको पंचर करो तभी हो, अपने आप तो जा सकती है आराम से। तो वही बात थी, पंजाब में घुसना मुश्किल था, आना आसान था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? घुसने से इन्फेक्शन फैलेगा ना, वहां से आएगा तो वो पंजाब की सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। नहीं, दूसरों के लिए नहीं,
वो ये था, वो सिर्फ अपने अपने को बचाना है, अपना अपना स्टेट देखना है। पहली प्राथमिकता तो अपने को बचाना ही होता है। अरे सर, तो वो जो वहां काम कर रहे हैं उन्होंने उस प्रदेश को बनाया है, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? हम क्या दूसरे देश के लोगों की बात कर रहे हो? और दूसरे देश के लोग भी हैं तो भी इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अगर उन्होंने हमारी मदद की है। सुनो गौरव, वो एक दूसरा इशू है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर्फ्यू का ठीक किया अपने यहाँ आए, वो एक अलग इशू है। कर्फ्यू का मतलब दोनों तरफ से होता है, कर्फ्यू आना भी और जाना भी। सुनिए, अगर उन्होंने आने दिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने यहाँ इन्फेक्शन को नहीं बढ़ाया। उन्होंने जो इन्फेक्शन बढ़ाया वो दूसरों पूरे को बढ़ा देश में दिया। फैला देंगे आप। देखिए, वो तो लॉकआउट का है, वो तो देश जाने। मैं तो उसके मॉडल की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंजाब इसमें ठीक है। सीमा जी कुछ कह रही हैं। सीमा जी कुछ दूसरी कह रही बात ये है कि उत्तर प्रदेश का जो जिक्र आया, उत्तर प्रदेश सर टाइम का मुझे हरियाणा पे भी आना है, इसलिए जल्दी से पहले इस पे सीमा जी का रिएक्शन लेते हैं। सीमा जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से मेहरा साहब आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप गौर करेंगे इन सब में एक पैटर्न बहुत अच्छा है। जो शहर में बाहर से आने वाले लोगों का जो आंकड़ा था वो ज्यादा था, वहाँ पे डायरेक्टली तौर पे कोविड की जो फैला है, तो सरकार एक ही अगर कदम बहुत अच्छे से उठा लेती कि एविएशन इंडस्ट्री के पास अपने आंकड़े होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर उस टाइम पे सिर्फ इतना भी कर लेती, जब इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया था जनवरी में और उसके बाद जो सेकंड गाइडलाइंस आई थी, अगर ये सिर्फ जो बाहर से आने वाले लोगों का आंकड़ा भी रख लेती तो भी स्थिति इतनी भयानक नहीं होती। और उसके बावजूद चलो जो हो गई गलतियां पास्ट में वो ठीक है, अभी भी अगर ये टारगेट करके अगर सिर्फ शहरों की परेशानी है, क्योंकि देखिए देश में जब 135 करोड़ की बात कर रहे हैं जैसे नेहरा साहब, मैं ये कहती हूँ कि देश में 135 करोड़ लोगों के लिए आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन शहरों को भी अगर टारगेट कर ले जहाँ पर जो बाहर से लोग आके काम करने के लिए आ रहे हैं और उनको सिर्फ ये भरोसा दिला दें, इसमें आप अगर गिनेंगे तो कुछ ही शहर है गिनती के जिनको आपको ज्यादा अच्छे से एफर्ट करने की जरूरत है। बट सरकार की नीयत कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये परिस्थिति काबू में होने वाली अभी मुझे दिख नहीं रही है। आप चौथा क्या पांचवा छठा सातवां जो मर्जी लॉकडाउन लगा लीजिए, जब तक आप कथनी और करनी में एक जैसे नहीं दिखेंगे तब तक इस पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। ठीक है गुप्ता जी, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अब जिस तरह से हम मजदूरों का पलायन देख रहे हैं ये कितना खतरनाक है? आपने एक एग्जाम्पल दिया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित लोग पहुंच गए और अब भी पलायन लगातार जारी है। ये जब सड़क से जा रहे हैं तो ना इन्होंने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, और जब जा रहे हैं तो अगर एक को भी हुआ तो वो पूरी की पूरी भीड़ जो एक साथ जा रही है वो सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देखिए, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू है ये किसी भी लेवल पे, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, ये किसी भी लेवल पे ठीक से हैंडल नहीं हुआ है। इस पे हमेशा राजनीति हुई है और राजनीति के कारण ये जो बेचारे गरीब माइग्रेंट्स हैं ये पिसे हैं। सरकार की नीयत, मैं सरकार की नीयत में खोट नहीं डालूंगा, सरकार की नीयत जो रही होगी, हो सकता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इश्यूज हैं। और जो एक दूसरे की, जैसे अभी मैडम ने बताया था कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, किसी में बीजेपी की सरकार है, जो आपस में जो इनका तालमेल है, एक क्षेत्र से दूसरे राज्य में जाना है, एक राज्य से उसमें आना है, तो इस ट्रेनें चलानी है, बस चलानी है। ममता बनर्जी ने ट्रेनें चलाने से मना कर दिया। अभी हमने देखा कि राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण वाला प्रकरण जो है वो भी हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये जो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, इन पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये इशू है, ये राजनीति के लिए इशू नहीं है। सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर ये प्लान चॉकआउट करना चाहिए था कि अगर आप ये माइग्रेशन करा रहे हैं तो ये इतना फ्लॉलेसली आपको कराना चाहिए था कि किसी भी माइग्रेंट वर्कर को इस चीज, इतना जो दुख उठाया है उन्होंने, आप सोचिए कितने किलोमीटर पैदल चले हैं, कितने किलोमीटर लोगों ने साइकिल चलाई है, मंजिल पे पहुंचने से पहले किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है।
मतलब आप ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप आंकड़े गिनेंगे तो आपको जो कोविड-19 जब खत्म होगा तो ये आंकड़ों पे इनकी बहस होगी कि कितने लोग इस स्थिति के अंदर मारे गए हैं, ये माइग्रेंट वर्कर। तो मैं इसमें सरकार की ना तो बात दूंगा कि ना राज्य सरकार की ना केंद्र सरकार की। ये जो इशू है इट हैज बीन हैंडल्ड वेरी बैडली। इस पे पॉलिटिक्स हुई है, इसका इशू बनाया गया है। अब उस पर इस इशू के ऊपर रोटियां सेकी जा रही हैं। और अब ये जो आपने इश्यूज बता रहे हैं, आपने बता रहे हैं राहुल गांधी जी का, निर्मला सीतारामन जी का जो अभी आ रहा है, तो ये क्या है आप बताइए मुझे। हमको अगर माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाना था, उसके लिए बहुत मेटिकुलसली प्लान करना चाहिए था। सर मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये पलायन करने दे रहे हैं सरकारें, तो थोड़े दिन के बाद जब आप इकोनॉमी को पटरी पर लाना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे मजदूर, कहाँ से चलेंगी फैक्ट्रियां, कहाँ से होगा प्रोडक्शन। अगर इनकी आपको जरूरत नहीं है तो इनको हाथ जोड़ लीजिए, कह दीजिए कि हमको मजदूरों की जरूरत नहीं है, आप दोबारा मत आइएगा। जब मुसीबत का वक्त है, जब उनको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है, उनके हाल पर छोड़ दिया, और कल इन्हीं मजदूरों की जरूरत पड़ेगी खेतों में काम करने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको एक चीज भी बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1.5 लाख मजदूर ऐसे हैं जो हरियाणा वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं कि उनको लगता है कि फैक्ट्रीज वगैरह शुरू हो रही है, और ये जो 1.5 लाख मजदूर है ये गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और झज्जर इन जगह पे आना चाहते हैं ज्यादातर। तो माइग्रेंट वर्कर जाना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बाहर राज्य है जो लोग काम करते थे वो हरियाणा में वापस भी आना चाहते हैं। तो समस्या सिर्फ भेजने की नहीं है, समस्या वापस लाने की भी है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन बहुत उलझी हुई है। उलझी। आखिरी 1-1.5 मिनट है हमारे पास, सब लोगों से, आप लोगों से फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा। सीमा जी, सबसे पहले आपसे क्या करना चाहिए सरकार को लॉकडाउन 4 में? लॉकडाउन 4 में मुझे लगता है सरकार को अपनी हर कोशिश में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो अपने घर से दूर बैठा है, उसको ये भरोसा दिलाए किसी भी तरीके से, कोई भी ऐसी सिस्टम अगर वो लागू कर सकते हैं जिससे उसको ये भरोसा हो जाए कि सरकार उसके साथ है, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हर वक्त में, हर समय में सरकार उसके साथ खड़ी है, और उसकी हर परिस्थिति में लड़ने के लिए सरकार और सिस्टम उसके पास है। क्योंकि आसपास होना, आपको सरकार को, सिस्टम को आम आदमी के पास जाना पड़ेगा। आम आदमी के हाथ इतने बड़े नहीं है कि वो आपके पास आ सके, तो आपको कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि आप उस गरीब, उस मजदूर आदमी के पास जा सके। ये बहुत जरूरी है। ठीक है नेहरा साहब, सच में सिस्टम तैयार अलग से करने की जरूरत है। हर गांव में सरपंच हैं, हर शहर में हर वार्ड के हिसाब से पार्षद हैं। आपके पास सिस्टम क्या बना बनाया नहीं, इस सिस्टम को यूटिलाइज कर, जिसकी तरफ सीमा जी कह रही हैं, इशारा कर रही हैं, क्या इस सिस्टम को यूटिलाइज करने की जरूरत है? हर पार्षद की ड्यूटी लगा दी जाए, हर सरपंच की ड्यूटी लगा दी जाए कि आपके इलाके में अगर प्रवासी मजदूर हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनको खाना मिला कि नहीं मिला, ये सुनिश्चित आप करें, मदद सरकार करेगी। ऐसा है फिलहाल गौरव, सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि देश की इकोनॉमी को बचाएं और भुखमरी से बचाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीज़ें भी साथ साथ चलनी चाहिए। पहले तो ये है कि हॉट स्पॉट्स की तो पहचान हो चुकी है देश में। केंद्र सरकार को पता है स्थिति कहाँ खराब है, किस किस जगह खराब है, और राज्य सरकारों को पता है। तो वहाँ पे जो 3T सिस्टम वाला आइडिया है कि आप ट्रेस करो, टेस्ट करो और ट्रीट करो उनको, ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलने से रोका जाए। तो हॉट स्पॉट्स में तो ये ज़बरदस्ती लागू करना चाहिए, कर्फ्यू लगाना चाहिए वहाँ पे, और ये 3T करना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी समस्याएं जाने, उनको एक सिस्टम बनाए। अच्छा, क्या है कि मैं कल भी बात कहते कहते आपने बीच में रोक दिया था कि ये एक ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग ये है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए कि इस तरह की परिस्थिति आगे भी आ सकती है। फिर आप तब कह रहे हैं जब कुछ सेकंड बचा है, ये इस तरह की परिस्थिति आगे भी आ सकती है। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें मजदूरों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। आपके साथ रोक रहा हूं, गुप्ता जी कह रहे हैं फाइनल कमेंट। गुप्ता जी 10 सेकंड है, जल्दी से। एक बहुत अच्छा सा जो हमारे सोशल मीडिया पे कोट है वो एंड करना चाहता हूँ उससे आपका प्रोग्राम। गुनाह पासपोर्ट का था, बेघर राशन कार्ड वाले हो गए। ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर
आप और हम सतर्क हैं, अगर हमारी सरकार सतर्क है, अगर हमारा प्रशासन सतर्क है, तो ही हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ भी सकते हैं और जीत सकते हैं। अभी हार मानने का वक्त आया नहीं है, अभी वक्त है कि हम और शक्ति के साथ और ताकत के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।